मेरे अजीज़ानी मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ज़रा आप गौर करो, हाजिर और नाजिर है आपका ये भाई। मेरे भाई मैं कुछ चंद बातें मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ जो मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं, मुसलमानों को धमकाते रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उनके साथ में एक दलाल है जो ऐसा दलाल है मेरे भाई की राक्षस के शकल में है। वो रिजवी नाम है उसका, वो रिजवी नाम है उसका। वो राक्षस को उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ऐसे दरिंदगों को, ऐसे काफिरों को और ऐसे चोरों को, ऐसे डकैतों को कि जेल की सलाखों में डालना बेहद ज़रूरी था। और इसलिए ज़रूरी था कि जो और उसके इर्द गिर्द में रहने वाले जो संघ उसके लोग हैं, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि अब जो है हालात बदल चुका है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे भाई, और उसके साथ साथ जो नरसिंहानंद एक दरिंदा है, नरसिंहानंद दरिंदा है, उसकी भी है ना गिरफ्तारी। उसको बहुत पेट में तकलीफ हुई, उसको बहुत दर्द हुई उसके रिजवी को ओ होने में। मेरे भाई खैर उसका नाम रिजवी हमको नहीं लेना चाहिए, अल्लाह से तौबा किया जाए। उसका रिजवी नाम नहीं है, उसका नाम है भूपेंद्र पासी। उसका नाम है भूपेंद्र पासी। उसका पासी के नाम से बोला जाए तो बेहद ज़रूरी और अच्छा होगा और उसके लिए सूट भी करेगा। जो भूपेंद्र जो पासी है वो अभी है ना हिंदू धर्म में जाके अभी नहीं अपनी बातें बोलता है, अपनी बातें रखता है और मुसलमानों को गालियां देते रहता है। मेरे भाई फिर जो नरसिंहानंद है उसकी भी है ना गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है मेरे भाई, उसकी इसलिए गिरफ्तारी हुई कुछ 6 महीने पहले बीजेपी में रहने वाली जो औरतें हैं, जो बीजेपी में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो बीजेपी रहने वाली जो और सी औरतें हैं जो उसमें काम करती हैं, मतलब और जो ओहदे पे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हैं, उनके बारे में वो अनाप शनाप बका था और गालियां दी थी और बहुत सी खुराफाती बातें रखा था और बहुत सी बातों को उसने अंजाम दिया था। लेकिन उसका बीजेपी जो है उसको नज़रअंदाज कर दी थी और उसको ज़रा भी उस चीज़ को एक्शन नहीं ली थी उस चीज़ पे। लेकिन मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में इतना आप ये गौर करो कि मुसलमानों को खुलेआम कत्ल करने का, मुसलमान को काटने का, मारने का किस तरीके से बात करता है। वो एक टेररिस्ट के रूप में देखा जाता है कि एक जो गांधी जी हैं उनको भी गोली मारने का जो बात करता है, वो उनको भी गोली मारने के जो उसके गिर्द गिर्द में रहने वाले हैं उसको भी गोली मारने की बात करता है। और जो एक और त्यागी है वो मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात करता है कि अगर मैं संसद में होता तो मैं मनमोहन सिंह को 6 गोलियां मारता था। ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं लोग। इन लोग खुलेआम घूमते हैं, ऐसी टेररिज्म फैलाते हैं। मुल्क हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो मुल्क हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है, किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, किस तरीके से उसकी बेअदबी की जाती है। लेकिन मेरे जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये सोचना होगा कि इससे ज़्यादा हमको क्या शर्मनाक बातें हो सकती हैं कि जो मुसलमानों को, भारत के नागरिकों को, जो भारत के बाज़ शहरी हैं, उनको खुलेआम धमकियां देता है और कहीं बोलता है कि आसाम और बर्मा के जैसे और सीरिया के जैसे भारत के मुसलमानों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ उन जालिम हुक्मरानों को, उन राक्षस के औलादों को कि ये भारत है, वो क्या नाम अपना जो भी है बर्मा है, जो भी है अपना सीरिया है, वो बर्मा है और ये क्या नाम है भारत है। ये भारत के मुसलमान हैं और भारत के मुसलमान में और बर्मा के मुसलमान में ज़मीन आसमान का अल्लाह ने फ़र्क बनाया है। और जिस दिन अल्लाह इस चीज़ को नाजिल करेगा, और अल्लाह से बेहद हम तो दुआ ही करते हैं कि ऐसे जालिमों का सफाया कर, और हम अगर उस दिन आएगा, ऐसा आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जो वक्त आएगा तो भारत के मुसलमानों में और क्या नाम है बर्मा के मुसलमानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं होगा और भारत का मुसलमान भी ऐसा नहीं कर सकता है, ना इस चीज़ को
कभी एक्सेप्ट कर सकता है कि हम भारत में ऐसा करेंगे। लेकिन खैर मेरे भाई, जो ये बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था कि ये जो त्यागी है नरसिंहानंद, इसकी गिरफ्तारी 6 महीना पहले औरतों को बोलने पे, औरतों को कहने पे इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, गालियां दिया था, इसका गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद मुसलमानों को खुलेआम चैलेंज करता है, मुसलमान को गालियां देता है, मुसलमानों को बहुत सनाफ बातें बकता है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन 6 महीने बाद अब भी इसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये हुकूमत, जो गवर्नमेंट है, ये मौजूदा हुकूमत, ये भारत की अर्थव्यवस्थाओं को, जो भारत की जो इकॉनमी है, भारत की जो बुनियाद है, किस तरीके से कमजोर कर रही है और किस तरीके से कमजोर करने का काम कर रही है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जो ये बातें हैं मेरे भाई की, जो अब भी ठोकने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक सीएम है मेरे भाई, वो ठोकने की बात करता है कि हम ठोक देंगे। लेकिन मेरे भाई जरा आप गौर करो, एक सीएम के इक़्तिदार पे बैठकर ऐसे टेररिज्म की बात बोलता है। मेरे भाई, आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन एक भारत के लिए एक टेररिज्म की बात हो सकती है कि ठोकने वाली बात। लेकिन एक सीएम बोलता है, ठोकने की बात करता है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये आप बताओ सही है कि गलत है? ठोकने की बात करता है एक सीएम, ये क्या होना चाहिए? संसद में मेरे भाई उसके ऊपर 2 FIR मुकदमे दर्ज थे, तो ऐसे बच्चे की तरीके से रो रहा था कि जैसा लगता है कि अभी इसकी जान जाने वाली है। इस तरीके से चीख चीख कर, फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इसके ऊपर कोई FIR मुकदमे दर्ज नहीं होते। क्यों नहीं होते? जो था हुकूमत में आने के बाद इसके ऊपर FIR मुकदमे थे, हुकूमत में आने के बाद सब FIR मुकदमे अपना खत्म करवा दिया, जो भी था सब एकदम फाइनल करवा दिया। लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत ये है कि अभी मेरे भाई भागने की तैयारी किस तरीके से हो रही है। कहीं डिसाइड करते हैं हम अदलिया से लड़ेंगे इलेक्शन, कहीं बोलते हैं हम गोरखपुर से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई आप ज़रा आप ये गौर करो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इतने बड़े बड़े ओहदे करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उनकी ही हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है कि हम क्या करें, भारत में क्या करना चाहिए। अभी मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया को और हमारे जो प्यारे देशवासी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनको अब सोचने और समझने के लिए बेहद ज़रूरी होगा कि ऐसे लोगों को ऐसे खाली न जाने दिया जाए, बल्कि उनका तलाशी, उनका झाड़ी लेकर, उनका चेकिंग कर कर उनको ऐसे भगाया जाए कि वो दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। नहीं, अगर ऐसे लोग अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो फिर दोबारा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ऐसे आग के शोले में जाकर जलेगा कि हम सबको सोचना और समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब भारत को संभालने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का है, हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों का है, और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको, बिछड़े समाज के लोग हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि अब उत्तर प्रदेश में कौन सी आवाज़ को कायम करना चाहिए और कौन सी आवाज़ को नहीं कायम करना चाहिए। अभी ये भाई, मेरे भाई, अभी 10 तारीख को 10 तारीख को